कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में सभी किसान भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। आइए सबसे पहले देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौतम। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। परती भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए राज्य में लागू है परती भूमि रूपांतरण योजना। गेहूं की बुआई में फायदेमंद है जीरो टिलेज विधि। आलू को पाला से बचाने के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद कुफरी शीतनन। और अब समाचार विस्तार से। अपने राज्य में हजारों हेक्टेयर ऐसी जमीन है जिस पर खेती नहीं होती है। ऐसी परती भूमि को अगर कृषि योग्य बनाकर उस पर खेती की जाए तो राज्य में हजारों लाखों क्विंटल फसल उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी और राज्य भी खाद्यान्न उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा। इस उद्देश्य को लेकर झारखंड कृषि निदेशालय की ओर से राज्य में परती भूमि रूपांतरण योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत कृषि विभाग द्वारा किसानों को गहरी जुताई, समतलीकरण, बीज, उर्वरक जैसे कृषि उपादान के लिए प्रति हेक्टेयर 4,000 रुपये की अनुदान राशि प्रदान की जाती है। राज्य के किसान खेती में मौसम का लाभ लेने के लिए या बदलते मौसम के अनुरूप खेती में सावधानी बरतने के लिए विलेज वेदर स्टेशन से मौसम संबंधित जानकारी हासिल कर सकते हैं। अच्छी फसल और ग्रामीणों के समृद्ध विकास और देश के आर्थिक विकास हेतु विलेज वेदर स्टेशन अति महत्वपूर्ण है। इससे सबसे बड़ी फायदा ये है कि ग्रामीणों को ससमय मौसम से संबंधित विस्तृत जानकारी मिलते रहती है। धान फसल कटने के बाद जो किसान उसी खेत में गेहूं की खेती करना चाहते हैं तो जीरो टिलेज विधि से बुआई करें। इससे जुताई में लगने वाली मेहनत, मजदूरी की लागत और पानी की बचत होती है और साथ ही उपज में वृद्धि होती है। जीरो टिलेज यानी शून्य जुताई मतलब स्पष्ट है। बिना जुताई किए गेहूं के बीजों की छटाई विधि से बुआई की जाती है तो ये जीरो टिलेज विधि के नाम से जाना जाता है। इस तकनीक से गेहूं की बुआई पर हर तरह से किसानों के लागत में कमी आती है जो प्रत्यक्ष रूप से किसानों के लिए फायदेमंद है। जीरो टिलेज विधि यह एक परंपरागत विधि है। इस विधि के द्वारा हम मिनिमम जुताई करके, कम से कम जुताई करके धान की खेत में उत्पादन कर सकते हैं। इस विधि के द्वारा 40 से 45% कम जल की आवश्यकता होती है और उत्पादन में भी 15 से 20% अधिक गेहूं का उपज हम प्राप्त कर सकते हैं। जो किसान इस मौसम में आलू फसल की खेती करना चाहते हैं वो ठंड के प्रति सहिष्णु किस्मों का चयन करें। आलू की ये किस्में कौन कौन सी हैं और कैसे बीजोपचार करें, आइए जानते हैं अपने विशेषज्ञ से। तो अभी किसान भाइयों को बताना चाहूँ कि चूँकि आलू का फसल अभी पीक पीरियड पे है तो सभी किसान भाइयों अगर आलू लगा चुके हैं या नहीं लगाए हैं तो सबसे बड़ी, अगर जो किसान नहीं लगाए हैं वो बीजोपचार कर लें। बीजोपचार के लिए कार्बेंडाजिम की दवा आती है 2 ग्राम का 1 लीटर पानी में घोल के और उसको घोल बना के पानी में आधा घंटे डुबा दे बीज का आलू को और आधा घंटे के बाद उसको निकाल के छाया में रख दे या सेम डे उसको बुआई कर दे, लगा दे या अगले दिन उसको रोपाई कर दे। एक तो इससे आपको जब फसल खड़ा हो जाएगी तो आपको ठंड से बचा लेगी। इसके अलावा किसान भाई जहाँ से भी आप बीज खरीदते हैं तो कोई विश्वसनीय दुकान से बीज लें और प्रमाणित बीज का उपयोग करें। और कुछ किस्म है जो कि किसान लगा सकते हैं जो कि उसमें शीत रोधी होती है, जैसे कि कुफरी शीतमन है, कुफरी जीवन है, कुफरी ज्योति है, कुफरी पुखराज है। ये किस्म लगाए ताकि किसान उसको उसमें कम पाला का प्रभाव पड़े। धान फसल की कटाई के लिए किसान कृषि यंत्र रीपर का उपयोग करें। इससे समय, श्रम और धन तीनों की बचत होती है। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस।
जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2,300 रुपए से 2,400 रुपए, चावल मध्यम 2,500 रुपए से 2,600 रुपए, चावल उत्तम 3,800 रुपए से 4,200 रुपए, गेहूं 1,650 रुपए से 1,800 रुपए, चना 3,350 रुपए से 3,500 रुपए, दाल अरहर 6,800 रुपए से 7,200 रुपए, दाल मसूर 5,700 रुपए से 6,200 रुपए, दाल चना 3,800 रुपए से 4,200 रुपए, सरसों तेल 8,500 रुपए से 9,500 रुपए, चीनी 3,400 रुपए से 3,500 रुपए, आलू 1,800 रुपए से 2,100 रुपए और प्याज 1,400 रुपए से 1,800 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। किसान भाई बहन, कृषि समाचार में आप देखे मंडी का भाव, मौसम का मिजाज और खेती बाड़ी से जुड़ी हुई तमाम तरह की खबरें और जानकारी। हम आज आपके लिए दो अलग अलग विषय जानकारी के लिए लेकर के आए हैं। बिल्कुल, तो जानकारियों का सिलसिला तो चलता ही रहेगा। उसके पहले हम लेते हैं छोटा सा विराम। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद फिर से आपका स्वागत है। अब बताइए, हम पहले ही बता दिए कि दो जानकारी देंगे। बिल्कुल, तो आज पहली जानकारी जो हम देंगे अपने किसान भाई बहनों को, हमारे किसान भाई बहन खेती करते हैं, बागवानी भी करते हैं, मछली पालन भी करते हैं, पशुपालन भी करते हैं। अच्छा, मैंने आप पशुपालन से जुड़ी हुई कोई बात बताना। पशुपालन से आज हम सूकरों से जुड़ी जानकारी दिलवाने वाले हैं अपने तो एक बात हम बताएं कि जो हमारे सूकर पालक बंधु हैं, आप सूकर पालन कर रहे हैं, तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम देसी तरीके से, पारंपरिक तरीके से बंध्याकरण करते हैं सूकरों का। इसमें कई खतरे भी हैं। जी बिल्कुल। तो वैसा ना करके बंध्याकरण करने के क्या वैज्ञानिक तरीके हैं और किस तरीके से बंध्याकरण करना चाहिए और बंध्याकरण करने से क्या क्या लाभ है, तो आइए इस विषय पर जानकारी लेते हैं अपने विशेषज्ञ डॉक्टर रविंद्र कुमार जी से। आज हम आपके लिए विशेष जानकारी लेकर आए हैं, खास कर उन किसान भाइयों के लिए जो कि सूकर पालक हैं। अब आज हम आपको जानकारी देंगे कि सूकर में बंध्याकरण और उसके होने वाले लाभ, जिसकी अधिक और विशेष जानकारी देंगे हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर रविंद्र कुमार सर। सूकर में नर सूकरों का नॉर्मली बंध्याकरण किया जाता है, जिससे उसकी मांस क्वालिटी जो है वो अच्छी होती है। और सूकरों में बंध्याकरण क्यों करते हैं, अगर ये हम जानना चाहेंगे तो इसमें बंध्याकरण पहला कारण है कि इसमें मांस जो है इसका क्वालिटी बढ़िया होता है बंध्याकरण करने से, और उसका मांस क्वालिटी स्वादिष्ट होता है। प्लस दूसरा चीज़ है कि ये जो बंध्याकरण किया हुआ जो सूकर है उसमें एक जो स्मेल आता है, जो बिना बंध्याकरण किया हुआ जो मांस है उससे एक स्मेल आता है, इसको बोर ऑर्डर कहते हैं। वो इस बंध्याकरण जो किया हुआ जो मांस है, सूकर है, उसमें ये स्मेल नहीं आता है। दूसरी चीज़ है कि बंध्याकरण करने का एक और फ़ायदा ये है कि अगर आप ब्रीडिंग हर्ड है आपके पास, प्रजनन के लिए आप नर मादा रखे हैं और आप अंतः प्रजनन को रोकने के लिए जो है कि
आप चाहते हैं कि इस नर से मेरे मादा का प्रजनन नहीं हो, तो आप बंध्याकरण करके आप उस हर्ड में मिक्स कर सकते हैं, जिससे आप प्रजनन से बचा सकते हैं, मतलब अनचाहे प्रजनन से इससे बच सकते हैं। तो ये सब फायदा है कि बंध्याकरण इस कारण से करते हैं। और बंध्याकरण करने का सही उम्र भी तय है कि किस उम्र में बंध्याकरण करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी भी उम्र में बंध्याकरण कर दें। तो इसमें बंध्याकरण छोटे बच्चे में ही किया जाता है, नर बच्चे में किया जाता है। और इसमें बंध्याकरण नॉर्मली जो है 4 से 6 सप्ताह के बीच में ही होना चाहिए, उससे कम या उससे ज़्यादा में बंध्याकरण नहीं करना चाहिए। उससे पहले अगर हम बंध्या करेंगे काफ़ी छोटे बच्चे में, छौने में, तो उसमें मृत्यु होने की संभावना होती है, मृत्यु दर बढ़ जाता है। और अगर हम लेट से करते हैं, अगर हम 10-12 सप्ताह जो कि गांव में लोग करते हैं, तो उसमें भी मृत्यु होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि जब बाद में बंध्याकरण करते हैं तो उसमें खून का रिसाव ज़्यादा होता है, जिसके कारण मरने का संभावना जो है नर होने का अधिक हो जाता है, इन्फेक्शन का भी संभावना अधिक हो जाता है। तो इस तरह से उसका सही उम्र में ही बंध्याकरण करना चाहिए। बंध्याकरण करने का किस तरह से बंध्याकरण करना है ये भी हमारे किसान भाई जानते हैं कि किस तरह से करते हैं। नॉर्मली जो गांव में बंध्याकरण करते हैं वो अलग अलग तरह से करते हैं। उसमें बस चीरा लगाकर उसमें अंडकोश को बाहर खींच देते हैं, उसमें राख भर देते हैं, या बहुत सारे जो किसान भाई हैं उसको क्रश कर देते हैं, किसी से मार करके उसको तोड़ देते हैं। तो ये सब जो है बिल्कुल क्रूएल मेथड है। इससे जो सूकर होते हैं उसको दर्द बहुत ज़्यादा होता है और इससे मृत्यु होने की संभावना भी अधिक होती है। तो इस तरह से जो बंध्याकरण करते हैं हमारे किसान भाई, वो ना करके जो वैज्ञानिक तरीके से जो करते हैं उस तरह से होना चाहिए। तो नॉर्मली जो बंध्याकरण हम लोग करते हैं वो ओपन मेथड से उसको करते हैं, खुली विधि से और सर्जरी से करते हैं। तो उसमें नॉर्मली जो हम बंध्याकरण करते हैं उसमें जो स्किन को, जहाँ पे अंडकोश होता है वहाँ पे स्किन को काट करके उसको बाहर निकालते हैं, और बाहर निकाल करके उसमें जो है कि वो स्पर्मेटिक कॉर्ड से वो जुड़ा होता है, वहाँ पे ऊपर में बांध करके और फिर उसके नीचे जो काट करके उसको निकालना चाहिए। और उसमें जो राख वगैरह जो हमारे गांव में जो किसान भाई डालते हैं वो नहीं डाल करके उसमें जो है कि एंटीसेप्टिक्स वगैरह जो है उसमें डाल करके और फिर उसको आप मक्खी ना बैठे इसके लिए कि क्रीम वगैरह लगा करके आप छोड़ सकते हैं। तब ये बंध्याकरण जो है वो बिल्कुल अच्छा होता है, अच्छा माना जाता है इस तरह से। और आपका जो जानवर है वो भी स्वस्थ रहेगा और उसमें मरने की संभावना वो काफ़ी कम हो जाती है। बंध्याकरण करने से एक और देखा जाता है कि आप जब बंध्याकरण करते हैं नर सूकरों का सही समय में, तो उसमें उसका मांस क्वालिटी तो अच्छा होता ही है, साथ में देखा जाता है कि ग्रोथ भी ज़्यादा हो जाता है, वो तेज़ी से बढ़ने लगते हैं। और जो है उसमें मांस में जो चर्बी वगैरह का जमा होता है वो भी होने लगता है, और उसका मांस जो है इस तरह से वो काफ़ी स्वादिष्ट हो जाता है, अच्छा हो जाता है। और बाज़ार में जो है इसमें बिक्री जो होता है वो भी इस तरह के मांस का जो है डिमांड वो ज़्यादा है। तो इस तरह से बंध्याकरण से जो समस्याएं होती है उनसे बचना चाहिए कि और जो है बिल्कुल अच्छी तरह से बंध्याकरण करना चाहिए हमारे गांव में जो किसान करते हैं। और जो देसी मेथड जो कहते हैं वो उस तरह से बंध्याकरण, बहुत लोग आप गांव में देखेंगे कि वो बांस का चीरा से होता है उससे वो चीर करके वो निकाल देते हैं। तो इस तरह से आप बंध्याकरण नहीं करें, और बिल्कुल सिंपल मेथड है कि उसको आप काट करके उसको जहाँ से वो अंडकोश जुड़ा है स्पर्मेटिक कॉर्ड जो कहते हैं उसके ऊपर आप धागा से बांध करके नीचे काट करके और उसको रख दें। एक ही चीरा लगाएं जहाँ पे आप बंध्याकरण कर रहे हैं, एक चीरा लगा करके ही दोनों जो अंडकोश होता है वो उसको आप बाहर निकाल करके उसका बंध्याकरण करके इस तरह से आप जो है उससे समाधान कर सकते हैं। तो किसान भाई आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने आपको बहुत सारी जानकारी दी कि बंध्याकरण में आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या लाभ हैं, उनके मांस में भी अंतर पड़ता है, जिससे नर से आप बच्चे नहीं चाहते उसका बंध्याकरण करा सकते हैं। इस प्रकार से बहुत अनेक लाभ हैं जो हमारे डॉक्टर साहब ने आपको बताया। डॉक्टर साहब आपने बताया कि देसी तरीके से ना करें और मतलब कि डॉक्टर से मदद लें। तो क्या चीरा लगाने के बारे में आपने बताया, तो क्या हमारे किसान भाई खुद से वो कर सकते हैं या कुछ उन्हें ध्यान देना पड़ेगा उस विषय में? नहीं, बंध्याकरण जो है ये गांव में किसान भाई अभी करते हैं, सभी जो भी सूकर पालन करते हैं हमारे किसान भाई, जहां तक मुझे पता है कि वो सभी लोग बंध्याकरण करते हैं, लेकिन वो सही ढंग से नहीं करते हैं, जिसके कारण वो हमेशा शिकायत आती है कि बच्चे जो है मर जाते हैं, वो बच्चे खराब हो गए हैं। तो इसका जो मुख्य कारण है, पहला कारण जो है कि वही सही उम्र में नहीं करते हैं। वो बंध्याकरण जो भी करना है वो बिल्कुल सही उम्र में करें, बहुत ज़्यादा बड़ा में करने से प्रॉब्लम होता है। दूसरी चीज़ है कि उसको सही तरीके से करें। सही तरीके से करने का मतलब है
कि उसकी सही जानकारी लें, आप उसको देखें कि किस तरह से बंध्याकरण होता है, उसके बाद जो है उसको करें। दूसरी चीज़ है कि वो क्रूएल मेथड से करते हैं, वैसा तरीका से ना करें जिससे जानवर को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। बहुत ज़्यादा अगर दर्द होगा तो उसमें भी शॉक से जो है वो जानवर को जो है मृत्यु हो सकती है। तो इससे बचने के लिए जब हम चीरा लगाते हैं उस समय जो है कि लोकल जो है एनेस्थेसिया उसमें यूज़ करते हैं। जाइलोकेन 2% जो होता है वो चमड़े में डालते हैं, चमड़े में जहाँ पे चीरा लगाना है वहाँ पे जाइलोकेन 2% डाल करके उस स्पेस में तभी वहाँ से कट करते हैं। इस तरह से काटने से जो है जानवर को दर्द नहीं होता है और वो कोई शॉक जो लगता है वो नहीं लगता है। दूसरी चीज़ है कि आप सिक्विल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि जनरल एनेस्थेसिया जो होता है वो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको देने से जो है कि वो जानवर बिल्कुल सुस्त हो जाएगा, उसको दर्द महसूस नहीं होगा और उस समय आप चीरा लगा सकते हैं। दूसरा जो प्रॉब्लम है कि आप जब बंध्याकरण करते हैं तो ये समस्या आता है कि 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन के बाद जानवर की मृत्यु हो जाती है। तो इसका जो मुख्य कारण है कि जो आप चीरा लगाते हैं उसमें तो वो बिल्कुल पुरानी ब्लेड नहीं होनी चाहिए। ब्लेड से अगर चीरा लगाते हैं, अगर पुराना ब्लेड यूज़ करते हैं तो उसमें टेटनस का खतरा हो सकता है। आप नई ब्लेड, बिल्कुल नई ब्लेड लें या फिर सर्जिकल ब्लेड भी आता है जो 2-3 रुपये जिसकी कीमत है, वो सर्जिकल ब्लेड लेकर के उसमें बीपी हैंडल होता है, हैंडल से उसको चीरा लगा करके और उसका बंध्याकरण करें। तो किसान डॉक्टर साहब, आपने हमारे किसान भाइयों को सुकर में बंध्याकरण के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई रविंद्र कुमार जी ने जो जानकारी दी है, अगर हमारे किसान भाई बहन उस पर अमल करेंगे तो निश्चित ही उनको लाभ होगा। किसान भाई बहन नहीं, यहाँ सुकर पालक भाई बहन से हमारा मतलब है। बिल्कुल, सुकर लेकिन जो किसानी भी करते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो पशुपालन से भी जुड़े हैं। लेकिन अब एक प्यारा सा, छोटा सा और बहुत काम की बात, एक संदेश के मार्फत। राम राम काका, कहाँ चल दिया? अरे भाई, फसल में कीटनाशी का छिड़काव करने जा रहा हूँ ताकि फसल सुरक्षित रहे। और अपनी सुरक्षा? अपनी सुरक्षा मतलब काका, कीटनाशी का छिड़काव करते वक्त अपने शरीर को पूरी तरह ढक लेनी चाहिए, खास करके नाक, मुंह और आँख को। हाथ में दस्ताने पहनकर ही कीटनाशी का प्रयोग करना चाहिए। तो क्यों? क्योंकि काका, कीटनाशी विषैले होते हैं, इससे हमारा स्वास्थ्य खराब भी हो सकता है और इसके बुरे परिणाम भी हो सकते हैं। हाँ। वाह, देखिए हमारे साथ शिव कुमार जी जुड़ चुके हैं। जोहार जोहार जोहार। तो किसान भाई बहन जुड़ चुके हैं हमारे साथ, हमारे पत्रकार बंधु शिव कुमार जी। आज शिव कुमार जी, आप हमारे किसान भाई बहनों को क्या जानकारी दिलवाने वाले हैं? पहले तो किसान भाइयों, आपको बहुत बहुत जोहार। अगर आप आलू की खेती करने जा रहे हैं तो मेरी सलाह है कि आप उसे वैज्ञानिक तरीके से करें। अगर आलू की बुआई वैज्ञानिक तरीके से करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। इसके लिए आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, चलिए इस पर विस्तृत जानकारी के लिए हम लिए चलते हैं आपको अपने विशेषज्ञ सुदर्शन मौर्य के पास। तो आइए जानते हैं उनसे। नमस्कार, जोहार किसान भाइयों। जैसा कि हमारे किसान भाई अभी खेत की तैयारी कर रहे हैं आलू लगाने की, तो बिल्कुल खास मौके पे है मुलाकात, खास विषय को भी लेके हम आपके बीच। तो बिल्कुल हमारे किसान भाई जानना चाहते हैं कि खेत की तैयारी कैसे करें, बीज उपचार कैसे करें, किन किन बातों का ध्यान रखें। तो चलते हैं हमारे विशेषज्ञ के पास और जानकारियाँ लेते हैं। देखिए, हमारे किसान भाई जो है यहाँ झारखंड में विशेष तौर पे जो आलू का उत्पादन है बहुत ही कम है। रीज़न क्या है कि हमारे किसान भाई खेत की तैयारी अच्छे से नहीं कर पाते और पोषक तत्वों का प्रबंधन अच्छे से नहीं कर पाते। साथ ही साथ बीज का चयन और बीज का उपचार, ये 4 चीज़ें जो है हमारे किसान भाई यदि ध्यान दें तो उनको जो है उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकता है और आलू की खेती करके वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं खेत की तैयारी से कि खेत की तैयारी हम कैसे करें। तो देखिए, जैसे आलू की बात करें तो आलू की खेती के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि खेत की तैयारी। खेत की तैयारी के समय आप जो है खेतों में अच्छे से जुताई करवाएं। ढेलेदार मिट्टी यदि है तो वो आलू के लिए अनुपयुक्त है। उपयुक्त मिट्टी वही होती है जो कि भुरभुरी हो, क्योंकि आलू जो है नीचे पर ज़मीन के नीचे पड़ता है, तो जितनी भुरभुरी मिट्टी होगी उतना ही अच्छा जो उसमें आलू पड़ता है। अब रही बात कि जो है यदि आपकी खेत में यदि कम से कम जो है 4 से 5 जुताई करवा दें जिससे कि मिट्टी एकदम भुरभुरी हो। बुआई के समय पोषक तत्वों का प्रबंधन बहुत ही ध्यान देने वाली बात होती है कि जब हम आलू की बुआई के लिए जाते हैं तो खेत में पोषक तत्वों का प्रबंधन बहुत ज़रूरी है। और पोषक तत्वों के प्रबंधन के लिए जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास मुख्य पोषक तत्व होते हैं, इन्हीं को ही बुआई के समय देने की ज़रूरत होती है। तो इसमें भी जो है जब हम
एक रिकमेंडेशन होता है कि जैसे आप 1 हेक्टेयर में आलू लगाने जा रहे हैं तो एक हेक्टेयर के लिए 140 किलो DAP फास्फोरस, 140 किलो पोटास तथा 120 किलो नाइट्रोजन। लेकिन बुआई के समय नाइट्रोजन की आधी मात्रा आपको बचा लेनी है और सभी खादें जैसे DAP, फास्फोरस, पोटास तथा आधी मात्रा यूरिया की खेत में मिला देना है। इसके बाद आती है बात बीज का चयन। झारखंड में ज़्यादातर किसान हमारे जो है लाल आलू और सफ़ेद आलू जानते हैं, वो किस्में नहीं जानते हैं। और किसान भाई जब बीजों का चयन करते तो उसमें भी करते क्या है कि छोटे छोटे आलू जो कि छर्री जिसको बोलते हैं उस तरह के आलू का जो है वो चयन करते हैं। हम किसान भाइयों को सलाह देना चाहते हैं कि आप छर्री आलू से थोड़ा सा ऊपर यानी जो मीडियम साइज़ के जो आलू होते हैं उनको आप चयन करिए बुआई के लिए। अब बुआई के समय आप लाल आलू या सफ़ेद आलू जो भी आलू इस्तेमाल करते हैं बुआई में अपने खेती करने के लिए, उसमें भी जो है बीज का उपचार करना बहुत ज़रूरी है। जैसे होता क्या है कि हम जब आलू लगाने जाते हैं तो बीज उपचारित करने के लिए एक दवा आती है कार्बेंडाजिम, जो कि बाविस्टीन नामक नाम से जानी जाती है, बाज़ार में उपलब्ध होता है। इस दवा को लेना है, 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला के बीज को उपचारित करते हैं। इसके लिए जैसे आप एक टब ले लीजिए, उसमें दवा को घोल करके आलू को उसमें डुबो दीजिए, 5 से 10 मिनट तक डूबने दीजिए। इसके बाद उसको छान लीजिए और छाया में फैला दीजिए। जैसे ही वो आलू सूख जाता है फिर उसकी बुआई करें। इस तरह के इन सब चीज़ों का यदि आप किसान भाई ध्यान रखते हैं तो आप आलू में ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। सवाल हमारे किसान भाइयों का होगा जो हम पूछना चाहते हैं, ये तो जिनको जानकारी नहीं थी तो छोटे छोटे आलू का उन्होंने इस्तेमाल कर लिया है, और जो अभी नहीं अभी लगाने के लिए तैयार है वो सुझाव को अपनाएंगे तो फायदा है। हाँ। लेकिन जो लगा चुके हैं छोटे छोटे आलू को तो उनकी पैदावार में अभी हम क्या सुझाव दे सकते हैं? देखिए किसान भाई जो है आलू की पैदावार के बुआई तो कर लिए होंगे बहुत सारे किसान भाई, जिसमें कि जो है DAP, यूरिया, पोटास या फास्फोरस, नाइट्रोजन और पोटास की मात्रा यदि नहीं डाले हुए हैं तो किसान भाई यहाँ झारखंड में हमने देखा है कि ज़्यादातर किसान जो है एक बार बुआई करता है फिर उसमें मिट्टी चढ़ाता है। मिट्टी चढ़ाते समय फास्फोरस, पोटास तथा नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा जो है ऐड कर सकता है अपने खेत में। और यदि मान लीजिए आपने बीज को उपचारित नहीं किया है, पौधा आपका लगभग जो है 30 से 35 दिन का हो गया है, तो इस स्थिति में आपको एक जो है छिड़काव करनी है डायथेन M45 का। डायथेन M45 का छिड़काव कर देंगे तो एक जो बीमारी आती है गांव में इसको बोलते हैं पाला, जो कि आपके दिसंबर के महीने में जनरली आपके किसान भाइयों के खेतों में दिखाई देती है। इस बीमारी से बचाने के लिए आप जो है आलू के खेत में जब आपका पौधा 30 से 35 दिन का हो जाए तो डायथेन M45 का छिड़काव कर दीजिए, और जब 50 से 55 दिन का हो जाए तो एक छिड़काव और रिपीट कर दीजिए। ये दो छिड़काव यदि कर देते हैं तो आपको उत्पादन ज़्यादा मिलेगा और आपको आलू की खेती से ज़्यादा आप लाभ कमा सकते हैं। किसान भाइयों, बहुत ही अच्छी जानकारी आपको मिल रही है आलू की खेती। आलू की खेती एक ऐसी प्रमुख खेती है जो हर सब्जी में तो काम आता है, और सबसे कहा जाता है कि आलू जो है सब्जियों का राजा हो गया है। तो बिल्कुल इसे आलू की बात हम कर रहे हैं, और अभी के मौसम के अनुसार कैसा अनुभव हो रहा है आज इस बार झारखंड के प्रदेश में किसान भाइयों, किस तरह का लाभ होने की संभावना लग रही है सर? किसान भाई जैसे हमने जो बताया इन सब चीज़ों का यदि ध्यान रखते हैं, खेत की तैयारी करते हैं अच्छे से, पोषक तत्वों का प्रबंधन अच्छे से करते हैं, बीज का जो है चयन अच्छे से करते हैं और बीज को उपचारित करते हैं, तो इन सब चीज़ों का यदि आप ध्यान रखते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा। किसान भाइयों, बहुत सी तमाम जानकारी आपको मिली है और हमारे डॉक्टर साहब बहुत अच्छे से आपको बता रहे हैं। तो चलते चलते जान लेते हैं खास जानकारी, यानी बीजोपचार कैसे करें। बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने कि जो है आलू का बीजोपचार, यदि हम बीजों का उपचार अच्छे से कर लें तो हमारी फसल में आने वाले दिनों में बीमारियां और कीड़ों मकोड़ों का प्रकोप नहीं होता है। इसके लिए किसान भाई एक जो है दवा बाजार में उपलब्ध है बाविस्टीन, ये जो है कार्बेंडाजिम इसका जो मेन इंग्रेडिएंट होता है, इस दवा को ले लें, 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में इसको घोल लें और इस घोल में आप आलू को डुबोएं। जैसे आपके पास यदि 2 क्विंटल 3 क्विंटल आपके पास आलू है तो मान के चलिए कि 50 से 100 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ेगी। 50 लीटर पानी में 100 ग्राम दवा को मिला लें और उसको अच्छे से घोल लें और उसमें जो है आलू को डुबो दें। 5 से 10 मिनट तक उसको डूबे रहने दीजिए, फिर उसको छान के छाया में फैला दीजिए सूखने के लिए, तत्पश्चात उसको खेत में लगाएं। और किसान भाइयों, आज के इस विषय की खास जानकारी के साथ आप बिल्कुल लाभ उठाएंगे इसी उम्मीद के साथ आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात नई विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। वाह वाह,
कितना बढ़िया जानकारी हमारे डॉक्टर सुदर्शन मौर्य ने दिया। वाकई बहुत अच्छी जानकारी। लेकिन हमको लगता है कितकी भौजी अब वक्त हो चला है आज के अंक के समापन का। तो हम अब फटाफट अपना पता बताते हैं। आप कागज कलम उठाइए और लिखिए हमारा पता। हमारा पता है कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातुर रांची। हमारा 3 संख्या है 834001। पता तो आपने नोट कर ही लिया है। किसान भाई बहनों, खत लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप हमें कृषि संबंधी किसी भी तरह की जानकारी देनी हो या सुझाव देना हो या जानकारी लेनी हो तो हमें खत अवश्य लिखिएगा। आप किसान भाई बहन हमारे खत लिखेंगे तभी हम इनकी कृषि संबंधी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। इसी के साथ हमें कुमार जी को, मंगरा को और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। जोहार।